ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहले आपके दो डाउट्स 145 एंड 146 ले लेते हैं। फिर इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस बचेंगे, वो ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले 145 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और नोट करना है। क्या फॉर्मूला है वो? आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पढ़ा था और इंटरेस्ट वाली बात जो आई थी, कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में आप एक चीज ऐड करना। मैंने आपको दो अप्रोचेस से बताया था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। ये दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं फ्रॉम लाइबिलिटी अप्रोच। इसमें से आप एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और लेस करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और क्यों लेस किया जाता है? बहुत सिंपल सा बेटा, एक बहुत सिंपल सी चीज है। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस वो कैपिटल जो आपने बिजनेस में लगाया, बिजनेस में एम्प्लॉय किया, जो आपको कमा करके देता है। अब फॉर्मूला क्या है आपका? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी आपने बिजनेस में जो पैसा लगाया, जो पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर आपको कितना रिटर्न मिला। तो एक्चुअल में वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ, उसी पे ही तो हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे ना। तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हमने हमारे बिजनेस में ना करके बिजनेस के बाहर कहीं और किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो मार्बल का बिजनेस कर रहे हैं या कोई लाइक कोई और काइंड का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम एक बेस मान के चलते एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो पर्सन ए है, उनके फादर जो है वो मार्बल का बिजनेस कर रहे हैं। अब वो मार्बल का बिजनेस जो है, उसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस बिजनेस की। मैंने कहा उन्होंने मिस्टर ए के क्या पर्सन ए के फादर ने 1 करोड़ का एक नया जमीन लिया। वो जमीन में पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जैसे ही भाव बढ़ेगा वो बेच देंगे। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने बिजनेस में किया? नहीं सर, ये बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय हुआ ही नहीं। क्योंकि ये कैपिटल अगर बिजनेस में यूज हुआ होता तो हम इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट अर्न करते वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाता। बट ये पैसा आपने बिजनेस के अलावा किसी और एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स विच आर डन इन बिजनेसेस आर नॉन एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, वो काउंट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में। बट जो पैसा आपने बिजनेस के बाहर किसी और एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया है, किसी और दूसरे काइंड की इन्वेस्टमेंट में किया है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। इसीलिए वो कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा। तो एक आप फॉर्मूला जो है वो ये लगाएंगे इसमें। ठीक है, अगर आप ये अप्रोच लेते हैं, लाइबिलिटी अप्रोच लेते हैं, तो ये फॉर्मूला असेट अप्रोच लेते हैं तो नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। अगर आप पूरा नॉन करंट असेट ले रहे हैं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत लीजिएगा। क्लियर है इसमें भी? तो दोनों अप्रोचेस से बात समझ आ जाएगी आपको। दूसरी चीज सर, यहाँ पे चलिए 145 का पहले मैं आपको ये वाला निकाल करके बता देता हूँ। मैं आपको एक अप्रोच लाइबिलिटी वाला अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड 5 लाख और 4,20,000। शेयर होल्डर फंड में दो टाइप का है, एक तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो 145 नंबर के क्वेश्चन का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें है एक तो आपका शेयर कैपिटल, एक है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? शेयर होल्डर फंड को। ये शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लाइबिलिटी में 15% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी, बोरिंग्स। तो 15% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इज नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इसमें से मुझे लेस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि असेट वाला हेडिंग है, इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है, एंटी इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, 5 लाख रुपीज इज द शेयर कैपिटल का अमाउंट, 4,20,000 इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो 16 लाख की है, 8 लाख का करंट लाइबिलिटी, उसे काउंट नहीं करना, और 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो 1,20,000 है, माइनस कर दिया। तो अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे 920, 9 और 15, 25 20 में से 120 गया, 24 लाख रुपीज। तो 24 लाख रुपए तो आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को समझने में जिन भी बच्चों को डाउट हो वो पूछ लें। असेट साइड से अगर आप करना चाहते हो तो टोटल ऑफ असेट देख लीजिए, 33,20,000 होता है। हाँ, इसमें से आपको कौन सा लेस करना होता है?
एक तो करंट लाइबिलिटी, टोटल असेट्स में से मैंने आपको एक चीज और इसमें लिखवाई नहीं, चलिए मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स तो टोटल असेट्स होती है, इसमें से आपको करंट लाइबिलिटी भी माइनस करना होता है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस करने हैं। एक्सेप्ट लिखा मतलब माइनस करने हैं। आपको अगर एक्सेप्ट वाली लैंग्वेज नहीं समझ आती ना तो माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, तो आपको ये चीज समझ आ जाए कि आपने टोटल असेट में से माइनस किया। टोटल असेट आपके पास 33,20,000 दिया है, इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,20,000 गया, मतलब 32 लाख। 32 लाख में से करंट लाइबिलिटी 8 लाख गया, तो 24 लाख। दोनों ही अप्रोचेस से ये 24 लाख आएगा। अब बात आती है सर, आरओआई जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ही होता है, EBITD, है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो क्वेश्चन में डिविडेंड का तो जिक्र ही नहीं है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो जिक्र ही नहीं है। आपके पास सबसे लास्ट में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए ये टैक्स से पहले है, आप जरा वर्ड को समझिएगा, टैक्स से पहले का प्रॉफिट दिया है। अगर मैं इस इन शब्दों पे अगर आपको थोड़ा कंसंट्रेट करवाऊं तो क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन में ये टैक्स से पहले का ही अमाउंट दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स से पहले का 9,72,000 रुपीज दिया है। तो मुझे टैक्स से पहले का दिया है, आफ्टर नहीं दिया है। अगर मैं टैक्स माइनस कर दूंगा तो क्वेश्चन में लिखा था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो मुझे बिफोर वाले ही तो चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। क्या वर्ड बोला मैंने, इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो इंटरेस्ट नहीं है बट टैक्स से पहले का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट को मुझे और लाना पड़ेगा, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट जोड़ना है। कौन सा इंटरेस्ट जोड़ना है बेटा, जो मैंने पे किया है, जो इंटरेस्ट मैंने पे किया है। अब ये वर्ड को समझना, पे किया है, किस पे इन्वेस्टमेंट आपने पे किया ये इंटरेस्ट, जो मैंने लोन लिया है बिजनेस के लिए, जो मैंने लोन लिया है बिजनेस के लिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 15% लॉन्ग टर्म बोरिंग 16 लाख का, एक बार मैं आपको इसके साथ साथ करता हुआ बताता हूँ, 9,72,000 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। इसमें जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आप लेंगे 16 लाख का 15%, 16 लाख का 15%, 1,60,000 रुपए तो एक आएगा, सर 2,40,000। 2,40,000 रुपीज, ये आ जाएगा 2,40,000 रुपीज। 16 लाख का 15%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक और बात क्या है सर, 2,40,000 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो आपका आंसर बैठेगा ही नहीं। क्यों नहीं बैठेगा, इसका टोटल 12,12,000 आएगा। अब सर अभी हमने जो बात की है वो बात की है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। इस टैक्स में इंटरेस्ट जुड़ा है, यानी हमने माइनस किया। इंटरेस्ट कौन सा, एक तो हमने पे किया होगा, एक हमने रिसीव भी किया होगा ना। दो टाइप के इंटरेस्ट है हमारे पास क्वेश्चन में, इंटरेस्ट पेड भी, इंटरेस्ट रिसीव भी। तो इंटरेस्ट रिसीव हमें काउंट करना है, बट वो इंटरेस्ट रिसीव काउंट नहीं करना जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे हमें मिला है, यानी जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया ही नहीं, तो उसका इंटरेस्ट हम क्यों काउंट करें। तो जो जिस अमाउंट पे, जो अमाउंट हमने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया है, उस अमाउंट पे अगर मुझे इंटरेस्ट मिला है तो मुझे उसको भी रिवर्स करना है, मतलब वो मुझे माइनस करना है। आई मीन टू से इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये वाला इंटरेस्ट जुड़ा है, कितना है, जो किस में जुड़ा है, ये इस 972 में जुड़ा है। मुझे कैसे पता चला जुड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट मींस आफ्टर इंटरेस्ट। भाई हमने आपको एक वो इनकम स्टेटमेंट बताया था, उसमें आपको क्या समझाया था कि सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, उसमें से पहले इंटरेस्ट लेस होता है। इंटरेस्ट कौन सा, पे वाला, रिसीव वाला मैंने बताया नहीं। बट जब क्वेश्चन कहता है आफ्टर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट दोनों टाइप का आ गया, इंटरेस्ट पेड भी और इंटरेस्ट रिसीव भी। तो इंटरेस्ट रिसीव अगर आप पीछे क्वेश्चन पलटोगे तो यहाँ पे दोनों टाइप, एक तो 10% इन्वेस्टमेंट है जो हमने बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट किया, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट काउंट होगा। इस पे जो इंटरेस्ट मिला होगा हमें 2 लाख का 10% 20,000, इसमें है जुड़ा हुआ, वो इसमें है जुड़ा हुआ।
तो इस 20,000 को तो हमें काउंट करना है, बिकॉज ये बिजनेस में पैसा जो बिजनेस ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट है। लेकिन जो हमने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है उसे काउंट नहीं करना है। ये कितना बैठेगा? 1,20,000 का 10%, तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000 रुपए। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट, तो ये आएगा आपका 12 लाख रुपए। ये आ गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो आपका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ROI बोल दीजिए या ROCE बोल दीजिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला बहुत इजी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड 12 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इनटू 100। 24 लाख क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन का फॉर्मूला तो यही है, 2 से कटाई 50%। दिस इज योर आंसर। मुझे पता है आप लोगों को यहाँ दिक्कत आई थी और ये माइनस करने में दिक्कत आई थी, क्योंकि ये बात मेरे से एक बार पूछ ली गई है, दैट्स व्हाई ना। नोट कर लीजिए। अब डाउट क्लियर हो गए क्या? ऑलमोस्ट बच्चों को यहाँ एक तो यहाँ डाउट होगा और एक यहाँ डाउट होगा, तो मीनिंग भी समझ आ गया कि क्यों माइनस किया। क्लियर है? आई थिंक सो 46 भी सेम है, 146 भी सेम है। 145 का आप एसएस ले लें बच्चा। सर हम्म, सर इसमें 10% इन्वेस्टमेंट है तो उस पे भी तो अपन को इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो वो माइनस नहीं करेंगे? अभी मैंने बेटा एक बात बोली थी, शायद आपने सुनी नहीं। दो इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, एक है 10% इन्वेस्टमेंट है, एक है 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो 10% इन्वेस्टमेंट है वो 10% ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोले तो बिजनेस के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है, वो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो तो हमारी अर्निंग्स का हिस्सा बनना चाहिए, बिकॉज वो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के लिए। लेकिन जो पैसा बिजनेस के लिए इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जब हम उस पैसे को ही कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं काउंट कर रहे, तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट को कैसे कर लें बताओ? वो हमारी अर्निंग, बिजनेस की अर्निंग कहाँ कहलाई? वो तो टोटल अर्निंग हो गई। यहाँ हम जो रेशियोज निकाल रहे हैं वो बिजनेस की अर्निंग्स के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए आइए जरा 146 की तरफ चलते हैं। अगर किसी बच्चे को अभी तक डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। चलिए, अगर आपने एसएस ले लिया है तो 146 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। क्वेश्चन में जो ये लिखा है ओपनिंग बैलेंस, उसमें फिर ऐड होके आया है ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो इस साल का प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स है। आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स होता है, तो आप इस बात को समझिएगा। अब जो मैं बात लिख रहा हूं, पहले तो मैं आप लोगों के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लूं 146 क्वेश्चन की। देखिए 146 क्वेश्चन में अगेन शेयर होल्डर फंड में आपके पास शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो शेयर कैपिटल कितना है हमारे पास? 7,50,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास है प्रॉफिट वाला बैलेंस, ये आगा टोटल 20,88,000। 20,88,000 ही लेना है क्या? फिर नॉन करंट लाइबिलिटी है 24 लाख की, और इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये है 32,58,000 के। कोई बच्चा माइनस करके बता देगा क्या वैल्यू क्या बैठ रहा है? सॉरी, कोई बच्चा मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट बता देगा क्या, माइनस करके क्या आ रहा है? 7,50,000 प्लस 20,88,000 और प्लस 24 लाख माइनस 32,58,000, 19,80,000 आ रहा है। ये हमारी आ रही है वर्किंग कैपिटल। ऐसे ही EBITD निकालना है, तो आपके पास क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड चाहिए, लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट दे रखा है आपके पास। एक्सक्यूज ये मी सर, आफ्टर, हाँ बेटा। सर ये आपने अमाउंट करंट असेट्स का ले लिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो 1,80,000 गिवन है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओके माय मिस्टेक, 1,80,000 ही है क्या? ठीक है,
ओके ठीक है, कितना आ रहा है आप बता देंगे कितना आ रहा है? 24 और 750। आई थिंक ये 2088 को ऐड नहीं होना चाहिए बिकॉज ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। वेट कीजिएगा एक बार ना, 146 का कितना परसेंट आ रहा है बताएंगे क्या आप मुझे? Sir, 50. 5050 आ रहा है इसका भी? Yes, sir. ठीक है, 24 लाख का 15%। देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में वो रिजर्व काउंट होगा जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस वाला प्रॉफिट है। आई थिंक सो, एक बार वेट कीजिएगा, मैं एक बार इसका कैलकुलेशन करके देखता हूँ। 750 प्लस 630, ओके बच्चा, तो हम 146 की बात कर रहे थे बेटा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको ये 20,88,000 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब वो पैसा जो आपने रिजर्व करके रखा है। करंट ईयर का प्रॉफिट थोड़ी रिजर्व्स में जाएगा। हाँ, वो हो सकता है इन्होंने अभी यहाँ पे डाल रखा है, आपके पास अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हो अपने ऑनर्स में, बट डिस्ट्रीब्यूट जरूर होगा ये। केवल हमें प्री जो आपके पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है ना सरप्लस का, वो लेना है 6,30,000। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ हुआ होगा, ठीक है? तो आपने देखा 7,50,000 आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस में केवल 6,30,000, 1458 को ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना? रीजन इज करंट ईयर का प्रॉफिट इस साल डिस्ट्रीब्यूट होना है। रिजर्व्स वो काउंट होते हैं जो आपने बना रखे होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर तक, ठीक है? तो वो 6,30,000 यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड हो गया। 24 लाख रुपीस का 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और माइनस 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है इस बार 1,80,000। तो अगर आप इसका टोटल मारो 6 7 13 13 80 13 80 13 80 में से 1 80 गया 12 12 और 24 36 लाख 36 लाख रुपीस का आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड बैठेगा इस क्वेश्चन का। वैसे ही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड क्वेश्चन में आपके पास जो प्रॉफिट दे रखा है वो 14,58,000। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि 630 ऐड नहीं करना है? 14,58,000 इज योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में अब आपको टैक्स भी जोड़ना है और इंटरेस्ट भी जोड़ना है और इंटरेस्ट रिसीव ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस भी करना है। इस क्वेश्चन में आपका पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में सिर्फ टैक्स और जुड़ जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको इस तरीके से जोड़ता हूँ। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दे रखा है, उसमें टैक्स जोड़ो प्लस इंटरेस्ट जोड़ो। तो टैक्स तो क्वेश्चन में है नहीं इस बार आपके पास। जब टैक्स नहीं है क्वेश्चन में तो बेटा क्या करना है अब आपको? सिंपल सा इंटरेस्ट प्लस कर दो। तो आपके पास 14,50,000 इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स इज 0 प्लस इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड इज 24 लाख का 15%। ये कितना बैठता है? 3,60,000। 40 और 20 3,60,000 माइनस इंटरेस्ट रिसीव ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपए। 1,80,000 का 10%, ठीक है? तो अब एक बार आप टोटल जरा काउंट कीजिएगा। 18 इसमें से लेस हो जाएगा 14 18 40 लाख 18 लाख, फिक्स 18 लाख आ रहा है। तो देखिए आरओसी का जो फॉर्मूला होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, अगर डिविडेंड होता तो वो भी प्लस करता मैं, है ना? 18 लाख डिवाइडेड बाय 36 लाख इनटू 100 इज इक्वल्स टू 50%। बेटा इस क्वेश्चन में भी ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये थी 630 ऐड करना है। जब यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पे आपको 1458 लेना है केवल करंट ईयर का। ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बाकी सारी बात तो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही हमने लिखी है। तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया हो तो एसएस ले लें और कुछ फिर होमवर्क के क्वेश्चंस लेते हैं। ले लिया बच्चों सबने एसएस? आइए जरा एक क्वेश्चन का हिंट देते हैं आपको। 149 क्वेश्चन में एक बार आपको करवाता हूँ। मिसलेनियस क्वेश्चंस, एग्जाम में मिसलेनियस क्वेश्चंस ही आते हैं। अब आप कहोगे सर आपने इतना सब कुछ पढ़ाया, उनमें से कुछ भी नहीं आता है क्या? सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे? तो केवल 15 थे, आप स्टार्टिंग से हमें यही करवा देते।
तो बेटा मिसलेनियस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपको सारे फॉर्मूलाज और सब मेथड्स पता होने चाहिए, इसीलिए हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले नहीं किया, हालांकि आना इसी में से कंफर्म है। तो आइए जरा 149 मिसलेनियस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होते हैं सब चीजें क्लियर होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ लो कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दिमाग में फॉर्मूला डालो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। क्वेश्चन में देखिए नेट सेल्स दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखी है, एकदम सामने ही सामने। तो निकाल लो जीपी रेशियो सबसे पहले, बिना कुछ सोचे पहले जो रेशियो दिया मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, नेट सेल भी दिया हुआ है, इनटू 100 करना है, वो अलग से लगा देंगे। जीपी कितना है बेटा 30,000, क्वेश्चन में गिवन है 30,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000 इनटू 100, ये कटा 5 टाइम 5 से ये गया 20%, तो फर्स्ट आंसर आ गया आपका 20%। सेकंड फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री भी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। लीजिए जी सेकंड फॉर्मूला लग गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब जो बच्चे फॉर्मूला लर्न नहीं कर पा रहे हैं बेटा, अब उनके बस के क्वेश्चंस नहीं है, फिर आप फॉर्मूला देख करके करने लगोगे तो मजा नहीं आएगा। फॉर्मूला पहले लर्न करना, बाद में इन क्वेश्चन को ट्राई करना बिना फॉर्मूला देखे, तब तो आएगा मजा। तो COGS आपके पास क्वेश्चन में 1,20,000, एवरेज इन्वेंट्री 29 और 31 अपॉन 2, 29 ऐसे भी कर सकते हैं प्लस 31 अपॉन 2 यहाँ लग जाएगा, तो ये 30 बनेगा, 30 से ही आएगा 4 टाइम्स, आप भले कैलकुलेट कर लेना। थर्ड, ठीक है, थर्ड है इसका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में TR लिख रहा हूं, आप समझ जाना, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आएगी बेटा, नेट क्रेडिट सेल्स आएगी आपके पास, जो नेट सेल्स है वही नेट क्रेडिट सेल्स है। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में क्रेडिट सेल कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं दिया हुआ, और जो डेटर है वही आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आप कहीं से क्या नेट क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कहोगे सर नहीं कर सकते, तो जो गिवन है वही आएगा। और 16,000 डेटर्स हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है नहीं, तो जो भी डिवाइड मार करके आंसर आएगा वही टाइम्स में आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मिसलेनियस क्वेश्चंस करते टाइम आपके पास फॉर्मूलाज बिल्कुल आपको माइंड पे होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, बिकॉज ये तो बहुत अभी इजी क्वेश्चन है। 149, 148, 150, 151, 152 और 153, ये 5 क्वेश्चन आपके कल के होमवर्क हैं बेटा, ये होमवर्क क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग हमारी क्लास यहीं ऑफ करेंगे, एसएस ले लेंगे सब बच्चे, फिर कल मिलेंगे